नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एईसी 2 यानी कि सेमेस्टर थर्ड या फिर सेमेस्टर फोर्थ में पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने वाले हैं। मैं इस सब्जेक्ट पे 3 वीडियो लाऊंगा, जिसका ये पहला वीडियो है। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को पढ़ने वाले हैं। हमारे पढ़ने का मीडियम हिंदी होगा। हिंदी भाषा में ही मैं पढ़ाऊँगा और सरल तथा आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता या फिर जैविक विविधता, जब हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मस्तिष्क में सवाल आता है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता से तात्पर्य है कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिन्हें हम जैव विविधता कह सकते हैं। जीवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। जैव विविधता यानी जैव यानी जीव और विविधता यानी भिन्नताएं। जीवों में भिन्नताएं जो हमारे आसपास में पाई जाती है, पूरे पृथ्वी पर पाई जाती हैं, उसी को हम जैव विविधता कह देते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति, पशु तथा सूक्ष्म जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पर 70 से 80 लाख से लेकर 4 से 5 करोड़ जीवों की प्रजातियां हैं। हर साल लगभग 15,000 जीवों की खोज की जाती है, जो कि दुनिया भर में पाई जाती है या फिर किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है। यही विविधता व आधार है जिसका प्रयोग से विभिन्न सभ्यताओं ने अपना विकास किया है। जिन सभ्यताओं ने प्रकृति की इस देन का उपयोग बुद्धिमत्ता से किया, उनका विस्तार होता चला गया, और जिन्होंने प्रकृति की इस देन का दुरुपयोग किया, वे नष्ट हो गए। अगर जैव विविधता के अर्थ को देखें तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जैव विविधता किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, पौधे, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीवों की संख्या और उनके प्रकारों से संबंधित है। किंतु जैव विविधता केवल जीवों का विविधता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत इसके पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसमें उनके निवास स्थान को भी हम पढ़ते हैं। यह पौधे, प्राणियों और अन्य जीव जंतुओं के विविध समुदाय का ज्ञान प्रदान करती है। जैव विविधता से मानव जाति को लाभ को देखें तो जैव विविधता ने बेहतर स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक विकास में योगदान दिया है। यह मानव के विकास और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। औषधीय उपयोग, पर्यटन और पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाने में इसकी अहम भूमिका है। अब हम इसके चुनौतियों तथा इसके ह्रास के कारण को देखें तो औद्योगिकरण का विकास, नगरीकरण का विकास, आधुनिक उपभोक्तावाद से जैव विविधता को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आवास नष्ट होने के कारण, पर्यावरणीय असंतुलन के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जो कि जैव विविधता के लिए एक चुनौती है। अब हम जैव विविधता के इतिहास को देखते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यह विवादास्पद है। ऐसा माना जाता है कि 1980 में E.A. नोल्स एवं I.E. मैक्समैन द्वारा जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यानी जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 1990 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई थी। इस परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतरिक्षीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके ये भाग है में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधताएं, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता शामिल है। जिन क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या पाई जाती है, उसे हम हॉट स्पॉट या फिर मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र जीवन की परिवर्तनशीलता और प्रजातियों की विविधता को दर्शाते हैं। विश्व के 60% पेड़, पौधे और जीव जंतु हॉट स्पॉट क्षेत्र में पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट पे हम आगे भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जैव विविधता जीवन का आधार है। इसका संरक्षण मानवता
और पृथ्वी के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच तालमेल होना जरूरी है। अब हम जैव विविधता के स्तर को देखते हैं। पिछले परीक्षा में इसे प्रश्न आया था, तो आप अच्छे से पढ़ें। जैव विविधता के मुख्यतः 3 स्तर हैं। पहला है जननिक या फिर आनुवांशिक विविधता, यानी कि एक ही प्रजाति के अंदर जननिक अंतर हो, यानी जीनेटिक अंतर हो, तो उसे हम जननिक या फिर आनुवांशिक विविधता कह देते हैं। किसी प्रजाति के सदस्यों के बीच जीन स्तर पर भिन्नताएं पाए जाएं, तो उसे हम जननिक या फिर आनुवांशिक विविधता कह देते हैं। उदाहरण के तौर पे हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से बहुत आयामों पर बहुत अलग होता है, तो यह जननिक विविधता का एक उदाहरण है। एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता जीन कोष कहलाती हैं। मनुष्यों में अलग अलग जीन कोष होते हैं, जिस कारण उनमें जननिक विविधताएं पाई जाती हैं। अधिक आनुवांशिक विविधता से पर्यावरणीय परिवर्तनों में अनुकूलन बढ़ता है। प्रजनन संख्या कम होने पर आनुवांशिक विविधता घटती है। इसी प्रकार दूसरा है हमारा प्रजातीय विविधता, यानी किसी एक ही समुदाय में अलग अलग प्रजातियों के बीच जो विविधताएं, जो अंतर भिन्नताएं पाई जाती है, उसे हम प्रजातीय विविधताएं कह देते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों के समुदाय में भिन्नता को हम प्रजातीय विविधता कहते हैं। प्रजातीय विविधता की दृष्टि से कुछ क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अधिक समृद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक या फिर निजी उपयोग के लिए लगाए गए आम के बागानों की अपेक्षा प्राकृतिक और अप्रभावित उष्णकटिबंधीय वनों में प्रजातियों की संख्या काफ़ी अधिक है। सामान्यतः प्रजातियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी विविधताएं भी बढ़ती हैं। पर्यावरण में परिवर्तन होने से प्रजातियों में भी परिवर्तन होता है, इससे विविधताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। संरक्षण वैज्ञानिकों ने लगभग 1.8 मिलियन प्रजातियों की खोज की है और उसका वर्गीकरण भी किया है। अभी भी खोज जारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर वर्ष लगभग 15,000 प्रजातियों की खोज की जाती है। तो इस प्रकार अभी भी खोज जारी है। अभी तक संरक्षण वैज्ञानिकों ने लगभग 1.8 मिलियन प्रजातियों की खोज की है, उसका वर्गीकरण किया है। इसी प्रकार तीसरा है हमारा पारितंत्रीय विविधता। जब दो समुदायों के बीच हम विविधता को देखते हैं, जब दो समुदायों के बीच जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के बीच विविधता को देखते हैं, तो उसे हम सामुदायिक विविधता या फिर पारितंत्रीय विविधता कह देते हैं। पृथ्वी पर पारितंत्रीय विविधता बहुत अधिक है और इसी में जीव समुदाय विभिन्न प्रकार के आवासों के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हर पारितंत्र में भिन्नताओं के आधार पर परस्पर पूरक, संबद्ध और सुस्पष्ट प्रजातियों का अपना संसार है। विश्व भर में विभिन्न प्रकार के आवास स्थल पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान, पर्वतीय आवास क्षेत्र, झील, मरुस्थल क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि। प्रत्येक आवास की पर्यावरणीय दशाओं में अंतर होने के साथ साथ जीव जंतुओं के समुदायों एवं उनकी प्रजातियों में भी अंतर पाया जाता है। अब हम भारत में जैव विविधता को देखेंगे। भारत एक विराट जैव विविधता वाला राष्ट्र है। इसके उच्च जैव विविधता के कारण को देखें तो इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर या फिर पश्चिम में अरब सागर है, जो कि इसके विविधता का कारण है। आप जानते होंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, जिसे हिमालय का निर्माण हुआ था। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण ही भारत में जैव विविधताएं अधिक है और भारत जैव विविधता संपन्न राष्ट्र है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति देखें जैव विविधता के आधार पर, तो भारत विश्व के शीर्ष 10 देशों में
तथा एशिया के शीर्ष 4 देशों में से एक है। यहाँ पशुओं और पौधों की अनेक ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती है जो विश्व भर में अन्य कहीं नहीं पाई जाती। पारितंत्रों व स्थलाकृतियों में व्यापक भिन्नताएं भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय गुण है। अब हम महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.5% व 1.8% वन क्षेत्र के साथ देश दुनिया की जनसंख्या का 16% व घरेलू मवेशियों की आबादी का 18% हिस्सा भारत में है। भारत के 62% उभयचर प्राणी व 18% पौधे स्थानिक है व विश्व के किसी स्थान पर किसी देश में नहीं पाए जाते। वर्तमान में IUCN के आंकड़ों व रिपोर्ट के अनुसार भारत में विभिन्न जीवों की 91,000 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। विश्व के संपूर्ण पुष्प उत्पादों की 6 से 7% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। जंगली पादपों व प्राणियों के अतिरिक्त फसली पौधों की भी प्रचुर मात्रा भारत में मौजूद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक उच्च जैव विविधता वाला राष्ट्र है। भूमंडलीकरण व निजीकरण का व्यापक प्रभाव भारत की जैव विविधता पर भी पड़ा है, जिसके कारण भारत की अनेकों पादप प्राणियों की स्थानिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है, जिसका सीधा प्रभाव भारत के पारितंत्र पर पड़ रहा है। अब हम भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। ऐसे क्षेत्र जो पौधे प्राणियों की दृष्टि से विशिष्ट होते हैं उन्हें हम जैव भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। लद्दाख से हिमालय के लाहौल स्फीति तक का क्षेत्र ट्रांस हिमालय है, जो कि भारत के भूभाग का 5.7% है। दूसरा है हिमालय, जो कि उत्तर पश्चिम में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में असम तक स्थित है, जो कि भारत के भूभाग का 7.2% है। इसके बाद है तीसरा हमारा मरुस्थल, जो कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और ठंडे राजस्थान का हिस्सा है। इसके बाद चौथा है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा बनाए गए थे। सुंदरबन के जंगल भी इसी क्षेत्र में आते हैं। यह भारत के भूभाग का 11% है। इसमें काली व लाल मृदा पाई जाती हैं। इसके बाद पांचवा है हमारा दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण का पठार है। ये भारत के भूभाग का 15.6% है। इसमें काली व लाल मृदा पाई जाती है। इसके बाद जो हमारा छठा है वो है पश्चिमी घाट। भारत की सर्वाधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है तथा जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी यह जाना जाता है। फ्लाइंग गिलहरी व लायन टेल्ड मकाक इस क्षेत्र के स्थानीय जीव है। इसी प्रकार सातवां है हमारा तटीय क्षेत्र। भारत के इस विस्तृत क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति व जंतुओं में घड़ियाल, डॉल्फिन आदि की बहुलता है। बंगाल की खाड़ी के निकट सुंदरबन में विशेष बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसी प्रकार आठवां है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। यह भारत के भूभाग का 0.03% है। इसी के बाद नौवां है हमारा उत्तर पूर्व भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भारत के इस भूभाग में 5.2% भूमि क्षेत्र है, पर यह गैर हिमालयी पर्वतमाला है जहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ व पशु पाए जाते हैं। इसी प्रकार 10वां है हमारा अर्धशुष्क क्षेत्र। गिर क्षेत्र के शेर यहाँ के स्थानीय प्रजाति है। यह क्षेत्र घास व यूफोर्बिया झाड़ी में घिरा हुआ है। यहाँ कई वनस्पतियाँ स्थानिक रूप से पाई जाती हैं। इस प्रकार हमने भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र को देखा। अब हम जैविक विविधता के हॉट स्पॉट को देखते हैं। हॉट स्पॉट को मैंने आपको पहले भी बताया था
कि वह क्षेत्र जहाँ जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे हम हॉटस्पॉट या फिर मेगा डाइवर्सिटी से क्षेत्र कह देते हैं। हॉटस्पॉट के आहारता प्राप्त करने की शर्तें, यानी कि कोई क्षेत्र कब हॉटस्पॉट बनेगा, उसके लिए वहाँ पर 1500 से अधिक स्थानीय पौधे की प्रजातियाँ होनी चाहिए तथा मूल प्राकृतिक वनस्पति का 30% या उससे अधिक खो चुकी हो, यानी संकटग्रस्त हो। यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ 1500 से अधिक स्थानीय पौधे की प्रजाति हो और वह अपनी मूल प्रकृति वनस्पति का 30% या उससे अधिक भाग खो चुकी हो, यानी कि संकटग्रस्त हो, तो उसे हम उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र कह देते हैं। विश्व में कुल 35 हॉटस्पॉट है, जिसमें से भारत में सिर्फ 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। पहला है हमारा इंडो वर्मा क्षेत्र, जहाँ 1260 पक्षी प्रजातियां हैं। इनमें से 60 स्थानिक है, यानी कि केवल भारत में ही पाई जाती है। दूसरा है हमारा हिमालय क्षेत्र, जो कि स्थानीय वनस्पति शिकारतेरिसिया के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है हमारा पश्चिमी घाट, जहाँ 6000 स्थानिक प्रजातियां हैं। चौथा है सुंडालैंड क्षेत्र, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है। इस प्रकार हमारे भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। पहला हमने बताया इंडो वर्मा क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट और चौथा सुंदरलैंड क्षेत्र, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियाँ, यानी कि इंडेंजर्ड और इंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, स्थानिक प्रजातियाँ वो होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है और विश्व के किसी भाग में नहीं पाई जाती है। जैसे कोई प्रजाति अगर केवल भारत में पाई जा रही हैं, तो वो भारत के लिए स्थानिक प्रजातियाँ कहलाएंगी। जैसे गिर का शेर, गिर गुजरात में एक जंगल है, वहाँ का जो शेर है वो दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है, तो ये स्थानिक प्रजातियाँ है। उसी प्रकार गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। अब है लुप्त प्राय प्रजातियाँ। लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए IUCN संस्था है एक, जो कि एक रेड बुक की डाटा लिस्ट जारी करती है। उसमें दुनिया भर के प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों को बताया गया है कि भारत में 132 प्रजातियां संकटग्रस्त है, जिसमें से प्रमुख प्रजातियां भारत पाकिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्र में पाया जाने वाला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और हिमालय मोनाल, कृष्ण मृग आदि हैं। IUCN संस्था है, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। यह संस्था अलग अलग प्रजातियों को वर्गीकृत करती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला है एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्त प्रजाति। जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य नहीं बचा हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे तस्मानिया टाइगर, इसे हम एक्सटिंक्ट या फिर विलुप्त प्रजाति कह देते हैं। दूसरा है प्राकृतिक आवास में विलुप्त या फिर वन विलुप्त प्रजाति, जिसमें हम रेड टाइल्ड ब्लैक शार्क को देख सकते हैं, जो कि किसी एक विशेष क्षेत्र में विलुप्त होने वाली प्रजाति हैं, उसे हम प्राकृतिक आवास में विलुप्त प्रजाति के रूप में देखते हैं। तीसरा है हमारा अति संकटग्रस्त, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जिस प्राणियों को समाप्त होने की संभावना अधिक है, जिन पे घोर खतरा मंडरा रहा हो, उसे हम अति संकटग्रस्त कह देते हैं। जैसे वेस्टर्न गोरिल्ला इसका उदाहरण है। इसी प्रकार चौथा है संकटग्रस्त, जिसका उदाहरण है टाइगर, इसे इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। उसी के प्रकार वल्नरेबल, जिसमें असुरक्षित या फिर सुभेद इसे कहते हैं, तो इसमें नीलगिरी का लंगूर इसका उदाहरण है। इसी तरह निकटस्थ संकटग्रस्त, यानी कि जो संकट के निकट है, उसे हम
निकट, संकट निकट या फिर नियर थ्रेटेंड प्राणी कह देते हैं। इसके उदाहरण में कुआला है। उसी प्रकार संकट मुक्त में वैसी वैसी प्राणियाँ जो जिस पे बहुत कम खतरा हो उसे हम संकट मुक्त कह देते हैं, जैसे में जिराफ। उसी प्रकार कुछ ऐसी प्राणियां हैं जिनके आंकड़ों का अभाव है, उन्हें हम आंकड़ों का अभाव यानी डाटा डिफिशिएंट में रखते हैं। इसके उदाहरण में बैंडेड स्पिनी लेबस्टर है। उसी प्रकार वैसी कुछ प्राणियां हैं जिसके डाटा अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम नॉट इवेलुएटेड या अनाकलित कह देते हैं, जैसे पाइनएप्पल फिश आदि। इस प्रकार हमने देखा कि 9 श्रेणियों में रेड लिस्ट में प्राणियों को बांटा गया है। भारत की जैव विविधता न केवल वैश्विक स्तर पर विशेष है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बचाने और बनाए रखने के लिए जागरूकता और सतत विकास जरूरी है। अब हम जैव विविधता के महत्व को देखते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को दर्शाती है। यह न केवल मानव अस्तित्व का आधार है, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। जैव विविधता का संरक्षण हमारे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए अनिवार्य है। जैव विविधता के कुछ निम्नलिखित महत्व है, उसे आइए देखते हैं। पहला है पारितंत्रीय मूल्य। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। यह पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, जल शुद्धिकरण, वायु शोधन, मृदा निर्माण और जलवायु नियंत्रण जैसे कार्यों में योगदान करती है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संतुलन को नियंत्रित करने में मददगार साबित होती है। इसके आर्थिक महत्व को देखें तो जैव विविधता से कृषि, औद्योगिक और औषधीय उत्पाद मिलते हैं। दवा, खाद और कागज उद्योग जैव विविधता पर निर्भर हैं। अनुसंधान और नवाचार के लिए आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति जैव विविधता से होती है। पर्यटन उद्योग में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम सामाजिक महत्व की बात करें, सामाजिक मूल्यों की बात करें, तो पारंपरिक समाजों द्वारा जैव विविधता को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत में तुलसी, पीपल, गंगा नदी और गाय को धार्मिक महत्व माना जाता है। सामाजिक संरचनाओं और परंपराओं का अभिन्न अंग जैव विविधता है। इथिकल वैल्यू या फिर नैतिक महत्व को देखें तो सभी जीवों के अपने जीवन के जीने के अधिकार हैं। उन्हें जीवन जीने के अधिकार की मान्यता प्राप्त है। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से जीवन संरक्षण मानव कर्तव्य है। जैव विविधता के संरक्षण नैतिक रूप से आवश्यक है। सौंदर्यपरक महत्व को देखें तो नदियाँ, पहाड़, झरने, वन जैव विविधता के अद्भुत सौंदर्य को प्रदर्शित करते हैं। ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला मानव निर्मित संरचनाएं नहीं कर सकती। संरचना मूलक महत्व को देखें तो जैव विविधता शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। भविष्य की खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करती है। जैव विविधता पर आधारित ज्ञान नई प्रौद्योगिकियों और समाधानों के विकास में सहायक होती है। पवित्र उपवन के रूप में देखें इसके महत्व को तो पवित्र उपवन पारंपरिक आस्था और स्थानीय समुदायों के संरक्षण का उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश में गुम्पा वन, झारखंड में सरना और केरल में काबूसारा कादू, मणिपुर में गमखापा आदि हैं। जैव विविधता हमारे अस्तित्व, विकास और पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। इसका संरक्षण आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सरकार, समाज, व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता और प्रयासों की जरूरत है।
अब हम जैव विविधता के संकट को देखेंगे और उसके मुख्य कारणों को देखते हैं। जैव विविधता का ह्रास पूरी पृथ्वी पर एक बड़ी समस्या बन चुका है। मानव की अति उपभोक्तावादी गतिविधियों, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन ने गंभीर संकट में डाल दिया है। जैव विविधता को संकट में डालने वाले कुछ प्रमुख कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला है आवासीय क्षति, हैबिटेट लॉस। इसके कारण है वनों की कटाई, जल स्रोतों का अतिक्रमण, भूमि का शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि के दबाव में आवासीय क्षेत्रों का अतिक्रमण होता चला गया है, जिस कारण आवासीय क्षति होती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रजातियों को नए क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति बनती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक लगभग 1 करोड़ प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। दूसरा है वन्य जीवों का अवैध शिकार। इसके कारण है आर्थिक लाभ, चिकित्सीय उपयोग और विलासितापूर्ण सामग्री की मांग। वन्य जीवों के अंगों की अवैध तस्करी के कारण वन्य जीवों का अवैध शिकार किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो हाथी के दांत और गैंडे के सींग, बाघ की हड्डियों और मोर की खाल, इन सबसे अलग अलग प्रकार की आभूषण, वस्त्र, विलासितापूर्ण सामग्री बनाई जाती है, जिसके लिए लोग इसका तस्करी करते हैं। इसलिए इन जानवरों को, इन प्राणियों को मार देते हैं। तो ये एक संकट का कारण है। वनस्पतियों में देखें तो आर्किड और जलकुंभी जैसे पौधों का व्यापार किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कई प्रजातियां विलुप्त की कगार पर है। जैव विविधता कानून के बावजूद तस्करी जारी है। तीसरे कारण है मानव वन्यजीव टकराव। शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि विस्तार से मानव वन्यजीव का टकराव होता है। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो प्राणी हैं, मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, मानव जब वहाँ पे अपना आवास बनाता है तो वहाँ से उन्हें स्थानांतरित होना पड़ता है या फिर वो विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप वन्य जीव का मानव बस्तियों में प्रवेश होता है। वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष होता है। दोनों के बीच जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कहीं पे तेंदुआ आ जाता है और कहीं पे बाघ देखने को मिलता है, तो हम उनके क्षेत्र को अपना घर बना ले रहे हैं, तो वो तो आएंगे ही ना, तो उनके बीच फिर टकरार होता है। फिर या तो मानव को क्षति होती है या फिर उस जानवर को क्षति होती है, उस प्राणी को क्षति होती है। तो ये भी एक वन्य जीव के संकट का कारण है। उसी प्रकार चौथा कारण है जैविक आक्रमण। विदेशी प्रजातियों का खतरा। बाहरी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों पर दबाव डालती है। स्थानीय प्रजातियों की विलुप्ति इस कारण से भी होती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो कांग्रेस घास, जो कि गेहूं के आयातित होने के साथ साथ वो भी मतलब विदेशों से चली आए, जो कि हमारे फसलों को अभी नुकसान पहुंचाती है। उसी प्रकार जलकुंभी का पौधा है, जो कि तालाब और झीलों में जलीय प्रजातियों के लिए एक समस्या का कारण बनी हुई है। पांचवा जो कारण है वो है अत्यधिक दोहन। इसके कारण को देखें तो सीमित संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, जंगलों और समुद्री क्षेत्रों में अति प्रयोग इसके कारण है। इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में गिरावट आती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है, मतलब उसमें क्षय हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का। छठा कारण है जैव विविधता का विखंडन। इसका कारण है वनों को चारागाहों और कृषि भूमि में बदला जा रहा है। आग लगाने और वनों की कटाई के कारण जैव विविधता का विखंडन होता है। इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय तंत्र का पतन होता है। जानवरों और पौधों की प्रजातियों का स्थानांतरण होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैव विविधता का ह्रास मानव अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए हमें इस संकट को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए वन्यजीव संरक्षण, सतत विकास
और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अब हम जैव विविधता संरक्षण को देखते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। यह विधि जैव विविधता को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करती है। इसका उद्देश्य प्रजातियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र को उनकी प्राकृतिक स्थिति में बनाए रखना है। यानी कि किसी भी प्रजाति को उसी के स्थान पे उसका संरक्षण किया जाना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषताओं को देखें तो प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र को उनके वास्तविक स्थान पर संरक्षण किया जाता है। इसमें पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों के बीच के संबंधों को सुरक्षित रखा जाता है। संकटग्रस्त, दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण इसमें किया जाता है। उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य आदि इसके उदाहरण हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत राज्यों को जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार है। 2005 में भारत में 94 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो अब बढ़कर 103 हो गए हैं। यहाँ शिकार और मानव गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। उसी प्रकार वन्य जीव अभयारण्य है। जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। भारत में कुल 532 वन्य जीव अभयारण्य हैं। उसी प्रकार जैव मंडल आगार है, जो कि 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और सतत उपयोग को प्रोत्साहित करना है। भारत के प्रमुख जैव मंडल आगार नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमाला आदि हैं। दूसरा है हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। यह विधि उन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करती है जो संकटग्रस्त या विलुप्त होने के कगार पर है। यानी कि किसी प्रजाति को उसके स्थान से उठाकर कहीं और संरक्षित करने के लिए ले जाया जाता है, वहाँ पे उसे संरक्षण किया जाता है, तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषताओं को देखें तो प्रजातियों को कृत्रिम वातावरण में संरक्षित किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की आबादी को बढ़ाने का काम इसमें किया जाता है। उदाहरण के लिए चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन, नर्सरी आदि में यह काम किया जाता है। महत्वपूर्ण पहल की बात करें तो संकटग्रस्त जानवरों के संरक्षण के लिए चिड़ियाघरों की स्थापना की जाती है। दुर्लभ पौधों के संरक्षण के लिए बोटेनिकल गार्डन और नर्सरी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कुछ प्रमुख प्रजातियों के प्रकार हैं, जैसे कीस्टोन प्रजाति। ये प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। इनका विलुप्त होना पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो समुद्री उदबिलाव, जलसाही आदि ये कीस्टोन्स है। उसके बाद है फ्लैगशिप स्पीशीज यानी पताका प्रजातियां। जैव विविधता संरक्षण के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने हेतु चुनी जाती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे बाघ। उसके बाद है अम्ब्रेला प्रजाति। इनका संरक्षण अन्य प्रजातियों के संरक्षण में मदद करता है। उदाहरण के तौर पे टाइगर, ग्रिजली बियर आदि। उसके बाद है संकेतक प्रजाति। ये प्रजातियां पर्यावरणीय बदलाव का संकेत देती है। उदाहरण के तौर पे जल प्रदूषण मापने के लिए मछलियां। जैव विविधता संरक्षण के चौथे उपाय को देखें तो प्रजाति पुनर्स्थापन। विलुप्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है। उदाहरण के तौर पे गिर के शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके बाद है पांचवा जो हमारा तरीका है वो है स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन। विलुप्त प्राय प्रजातियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण को माइग्रेशन भी कह सकते हैं। इसमें तीन परिस्थितियां होती हैं।
एक तो होता है जहाँ पहले से कोई प्रजाति नहीं पाई जा रही थी, वहाँ पे उस प्रजाति को लाकर रखा गया। दूसरा होता है कि पहले वहाँ पे वो प्रजाति पाई जा रही थी लेकिन अब नहीं है, तो अब वहाँ पे उस प्रजाति को लाकर रखा गया। और तीसरा होता है जहाँ उनकी संख्या बढ़ानी हो, तो मतलब अभी भी वहाँ पे वो प्रजाति है लेकिन उनकी संख्या में कमी आ रही है, उसको बढ़ाने के लिए हम स्थानांतरण करते हैं। तो इस प्रकार से संरक्षण के स्थानांतरण के 3 परिस्थितियाँ होती हैं। कुल मिलाकर कहे तो जैव विविधता संरक्षण मानव और पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण, प्रजाति पुनर्स्थापन और स्थानांतरण जैसी विधियाँ मिलकर जैव विविधता को संरक्षित करने में सहायक होती है। अब हम संरक्षण की चुनौतियों को देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, वन क्षेत्र का विनाश, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और तस्करी संरक्षण की प्रमुख चुनौतियां हैं। जैव विविधता संरक्षण मानव अस्तित्व और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधियों के साथ साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सख्त नीतियां भी महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेप से जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को और सशक्त बनाया जा सकता है। समकालीन भारत में जैव विविधता और वन्य जीव की समस्याएं अत्यधिक विविध और जटिल है, जो विभिन्न संरक्षण प्रयासों के बावजूद लगातार बढ़ रही है। कुछ प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान के लिए चल रहे कार्यक्रम यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे 1973 में भारत सरकार ने WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के सहयोग से शुरू किया था। इसका उद्देश्य बाघों को और उनके आवासों को संरक्षण प्रदान करना है। इसे 9 बाघ अभयारण्यों में शुरू किया गया था, जिनकी संख्या 2001 तक 27 हो गई थी। बाघों के संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों में बाघों की बढ़ती संख्या और उनके आवासों की रक्षा पर जोर दिया जाता है। यह परियोजना न केवल बाघों को बल्कि अन्य वन्य जीवों को और पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित करती है। दूसरा है प्रोजेक्ट हाथी। 1992 में शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट हाथियों के संरक्षण के लिए है, जिससे उनके आवासों और गलियारों की रक्षा की जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य मानव पशु संघर्ष को कम करना है, पालतू हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना है। 13 राज्यों में यह परियोजना लागू की जा रही है, जिसमें अनुसंधान, जागरूकता का कार्यक्रम, पारिस्थितिकीय विकास शामिल है। तीसरा है गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम। गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी आई है, जो कि डिक्लोफिनेक नामक दवा के कारण हुई है। यह दवा मवेशियों को दी जाती है और गिद्ध इसे खा जाते हैं, जिससे उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं। भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया और गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र बनाए हैं। इसके बाद चौथा है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। 1970 के दशक में मगरमच्छों की संख्या बढ़ाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। विशेषकर खारे पानी के मगरमच्छों के संरक्षण के लिए अनेक प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें से प्रमुख ओडिशा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। पांचवा है सोन चिड़ैया यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह पक्षी भारतीय चारागाहों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, लेकिन इसकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह है सीमा पार शिकार और घास के मैदानों का सिकुड़ना। इसे संरक्षण हेतु विभिन्न प्रयासों की आवश्यकता है। छठा है साइलेंट वैली आंदोलन। 1980 में केरल के साइलेंट वैली में बिजली परियोजना के लिए प्रस्तावित बांध के खिलाफ स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सफल आंदोलन किया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने परियोजना को रद्द कर दिया और साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। इसके बाद है सातवां सेव वेस्टर्न घाट आंदोलन। पश्चिमी घाट जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास और इको टूरिज्म के कारण यह खतरे में है। इस आंदोलन के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा की गई।
जिससे पश्चिमी घाट की जैव विविधता में के संरक्षण में मदद मिली। इन कार्यक्रमों और आंदोलन का उद्देश्य केवल जैव विविधता की रक्षा करना नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखना और जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों का संरक्षण भी है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता समाप्त होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 2 वीडियो इन्वायरमेंटल साइंस की और आएंगी जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।